Bismillahirrahmanirrahim. I start with the holy name of Allah, who is the most merciful. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying good health. Today I am here with a new interesting video. Keep watching till end and don't forget to subscribe my channel. Basically, today we are going to start with the first chapter of second year biology, that is homeostasis. It is the 15th chapter of your book sequence and I am going to coin the term like what is homeostasis. At the end we conclude the main phenomena like how homeostasis maintain things in balance inside our body. And I will discuss at the end of this video about the entry test MCQs and board questions as well. So let us introduce homeostasis. Basically the main phenomena behind homeostasis is every organism of a species has evolutionary history. So what is evolution? बेसिकली एवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आने वाली वो तब्दीली जो उसको पहले से ज़्यादा बेहतर बनाती है, ज़्यादा अडेप्टिव बनाती है कि वो अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। अब ये बात आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बाहर के माहौल में, एटमॉस्फेयर में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इस तरह की चेंजेस आते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को अपने आप में कोई ना कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि वो उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकें। जैसे हम लोग डार्विन के प्रिंसिपल जो उनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं नेचर ऑलवेज सेलेक्ट बेस्ट। जो नेचर है वो हमेशा बेहतर चीज़ों को ही सेलेक्ट करती है। लाइक वो ऑर्गेनिज्म जो कम्पीट करते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं और जो कम्पीट नहीं करते उनकी डेथ हो जाती है, वो एक्सटेंट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किन किन चीज़ों के लिए कम्पीट करता है। अगर हम इसको एक मेजर लेवल पे देखें तो हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म कम्पीट करता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, स्पेस के लिए। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कम्पीट करेगा, जो हासिल कर लेगा किसी चीज़ को, वो सर्वाइव करेगा, और जो कम्पीट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, वो एक्सटेंट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आप जो चीज़ चाहते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं, और अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो बेसिकली एवोल्यूशन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर बेहतरी लेकर आते हैं, वक्त आने के साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। अब वो जो तब्दीली आती है वो बेसिकली हमेशा उसको हमारा इन्वायरमेंट ट्रिगर करता है। इन्वायरमेंट में आने वाला कोई भी चेंज एक स्टिमुलस का काम करता है और बॉडी अपने अंदर कोई पर्टिकुलर चेंज लेकर आती है। अब उस चेंज को हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डिफरेंट तरह की रेगुलेशंस करते हैं तो वो अपने आप को ज़्यादा अडेप्टिव बना सकते हैं, और उन तमाम रेगुलेशंस को हम होम्योस्टेसिस के अंडर डिस्कस करेंगे। बेसिकली होम्योस्टेसिस के साथ एक सब टाइटल जो है उसको यूज़ किया जाता है जो कि है कीपिंग थिंग्स इन बैलेंस। चीज़ें हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे, हमेशा तवाज़ुन में ही बेहतर होती हैं। अगर वो अपनी लिमिट से बढ़ जाती हैं या अपनी लिमिट से कम हो जाती हैं तो वो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कॉज करती हैं। मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा या कम हो जाता है तो वो बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर कॉज करता है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब है कि उस डिस्टर्बेंस को सबसे पहले रेजिस्ट करना, उस डिस्टर्बेंस को मैनेज करना और एडजस्ट करने की कोशिश करना। तो बेसिकली ये जो आने वाला चेंज है वो एक स्टिमुलस का काम करता है और हमारी बॉडी उस चेंज को फील करती है, सेंस करती है, और सेंस करते हुए उस चेंज को अपनी इंटरनल बॉडी को उस चेंज से बचाती है, अपनी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? कीपिंग थिंग्स इन बैलेंस, कि हर चीज़ को तवाज़ुन में रखना, इक्विलिब्रियम में रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इक्वलाइज करना। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऐड की इक्विलिब्रियम की। होम्योस्टेसिस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला इस तरह का प्रोसेस है, इस तरह का रेगुलेटरी फिनोमेना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के माहौल को स्टेबलाइज करता है ताकि वो अपने सर्वाइवल को बेहतर बना सके। मतलब कि माहौल में आने वाला कोई भी चेंज वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, वो एक सेल के लिए बॉडी में आने वाला चेंज भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसका माहौल है जहाँ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं। और अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारी अपनी बॉडी है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाला कोई भी चेंज, जो भी चेंज आ रहा है, कोई हार्मफुल फ्लक्चुएशन आ रही है, उससे किस तरह से बॉडी उस हार्मफुल फ्लक्चुएशन को सेंस करते हुए डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज बनाती है ताकि बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस इज़ एन ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस। ये इस तरह का प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए।
एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ऐड किया जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, कि अपने अंदर के माहौल को प्रोटेक्ट करना अगर हमारे बाहर के माहौल में कोई हार्मफुल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अब वो हार्मफुल फ्लक्चुएशंस क्या हो सकती हैं, वो कोई भी ऐसा चेंज हो सकता है, कोई भी ऐसी किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है कि अगर वो अप एंड डाउन हो जाती है तो उसकी वजह से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिटरल मीनिंग की तरफ। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है लफ्ज़ी मतलब, कि अगर हम होम्योस्टेसिस को पढ़े हैं तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। बेसिकली होम्योस्टेसिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, होम्यो एंड स्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, स्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, किसी चीज़ को मेंटेन करना, उसको तवाज़ुन में रखना, उसको इक्विलिब्रियम पे रखना, इसको हम कहते हैं, ये क्या है जी, होम्योस्टेसिस। इस टर्म को फर्स्ट ऑफ ऑल जिस साइंटिस्ट ने कॉइन किया था उनका नाम है W. Buchanan। इन्होंने बहुत डिटेल में होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन किया और इसकी जो डिफरेंट पॉइंट्स से उनको हाईलाइट किया। नेक्स्ट हम जी चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस पे। अब एक बॉडी अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज कर रही है हम अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, आखिर क्यों? वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, हम क्यों होम्योस्टेसिस कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी फिनोमेना के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह छुपी होती है कि अगर हम ये प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारी बॉडी इतनी एनर्जी उसके ऊपर लगा रही है, तो इसका क्या रीज़न है। सबसे पहला ये रीज़न है, हमारी बॉडी को हर चीज़ बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में चाहिए। अगर तो वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस कॉज होती है। अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37.6 डिग्री C। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ जाएगा या टेम्परेचर इससे कम हो जाएगा तो दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी में क्या कॉज होगी, डिस्टर्बेंस। अब वो डिस्टर्बेंस क्यों कॉज होती है? बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उन तमाम प्रोसेसेस को एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे होते हैं। ये बात हमें पता है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। वही काम जो आपका 2 घंटों में होना है वही काम एंजाइम्स की वजह से आपका कुछ मिनट्स में हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो बेसिकली एंजाइम्स जो हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम करते हैं। अगर एंजाइम्स डी नेचर हो गए हैं, वो अपना काम परफॉर्म नहीं करेंगे, हमारे केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होंगे और हमारी बॉडी अल्टीमेटली हमारी बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें हर चीज़ को रेगुलेट करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, होम्योस्टेसिस के थ्रू। इसके बाद अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिज्म को उसके माहौल में रहने के काबिल बनाना। अब आप देखें कि अगर हम सीजनल चेंजेस की बात करते हैं, सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो बेसिकली क्या है कि विंटर और समर में क्या होता है, टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना या टेम्परेचर का कम हो जाना। तो हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपने अंदर के माहौल को इस तरह से एडजस्ट करती है ताकि माहौल में आने वाले किसी भी चेंज को जब वो सेंस कर रही है तो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज ना आए, हम उसको मेंटेन कर सकें। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी तरह के माहौल में भी रहने के काबिल बनाती है, उसके सर्वाइवल को इंश्योर करती है। एज वेल एज होम्योस्टेसिस हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है कि अगर हमारे माहौल में कोई भी इस तरह का चेंज आ रहा है जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है, जैसे ही वो उस चेंज को सेंस करती है, उसको स्कैन करती है, तो उसके बाद अंदर के माहौल के अंदर इस तरह की चेंजेस आते हैं, इस तरह की रेगुलेशन स्ट्रेटजीज़ को किया जाता है ताकि हम अपने सर्वाइवल को ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो बेसिकली अगर हम होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस को समराइज़ करें तो हम ये कहते हैं कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए होम्योस्टेसिस ज़रूरी है। और इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये भी किसका काम है, बेसिकली होम्योस्टेसिस का। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम काफ़ी देर से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लाइक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि हम हमेशा अगर हम बॉडी को कंसिडर करते हैं तो बॉडी के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसका माहौल है जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, और हमारी बॉडी क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। और अगर हम बॉडी के अंदर मौजूद एक सेल को स्टडी करते हैं तो सेल खुद क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट, और हमारी बॉडी उसके लिए क्या होगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा कि अगर हम
इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बॉडी के बाहर का वो माहौल जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा हैबिटेट है, हमारी बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट है और वो माहौल क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, हमारी बॉडी को, और अगर हम रेफरेंस सेल को ले रहे हैं तो जो सेल होगा हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल होगा, मिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं, तो जो सेल है वो बेसिकली क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट, और उस सेल के बाहर जो हमारी बॉडी है वो क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह के एजेंट्स काम करते हैं। वो एजेंट्स क्या क्या हैं, अमाउंट ऑफ वाटर हो सकती है, सेल के अंदर पानी कितना है, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में बाहर पानी कितना है, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, शुगर्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर कितना है, इनसाइड द सेल वेस्ट कितना है, आउटसाइड द सेल वेस्ट कितना है। मतलब इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। सेम इस तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम सेल को इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिडर करते हैं और अपनी बॉडी को एक्सटर्नल कंसिडर करते हैं, मतलब अगर हम सेल को रेफरेंस मानते हैं तो एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारी अमाउंट ऑफ वाटर है, सोल्यूट है, टेम्परेचर है, वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है। और अगर हम हमारी बॉडी को रेफरेंस मानते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर, हैबिटेट, और हैबिटेट में वाटर, सोल्यूट्स, टेम्परेचर, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी, एजेंट्स होंगे। ठीक है, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का काम करेंगे। तो बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, अंदर की कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, आउटसाइड, कि हमारी जो बॉडी है या जो सेल है उसके बाहर किस तरह का माहौल है। तो अल्टीमेटली हमेशा चेंज किस वजह से आता है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इन एजेंट्स में से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब होती है, इसकी अमाउंट बढ़ती है या इसकी अमाउंट कम होती है, तो इन एजेंट्स की वजह से हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज आता है। तो अब बॉडी उस चेंज को किस तरह से सेंस करती है, किस तरह से उसको रेगुलेट करती है, ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, वो है जी जो फिनोमेना है, तो उसको हम कहते हैं होम्योसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मज़ाहमत पैदा करना, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जाना, अगेंस्ट जाना। तो बेसिकली रेजिस्टेंस टू चेंज, कि होने वाले चेंज को हमने क्या करना है, रोकना है। तो बेसिकली जब भी कोई चेंज हमारे बाहर के माहौल में आता है तो वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले उसको रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट मतलब कि किस तरह से उसके खिलाफ मज़ाहमत पैदा करेगा, कि सबसे पहले बॉडी उसको सेंस करती है, उसको मैनेज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाती है और फिर उस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करती है ताकि बाहर के माहौल में होने वाले किसी भी चेंज का जो अफेक्ट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है उसको एडजस्ट किया जा सके, उसको रेगुलेट किया जा सके या उसको मेंटेन किया जा सके, ताकि हमारी बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करे और हम अपने सर्वाइवलशिप को इंश्योर कर सकें। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि माहौल में आने वाली किसी भी तब्दीली को जब इंटरनल बॉडी सेंस करती है तो वो उसको किस तरह की एडेप्टेशंस को अपनाते हुए उसको मैनेज करती है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करती है ताकि हम अपने अंदर के माहौल को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, के किसी भी आने वाली तब्दीली को रोकना। ओके, मैकेनिज़्म पे हम चलते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस पे। बेसिकली होम्योस्टेसिस के अंदर हम 3 मेजर चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो है थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन है, एंड देन क्या है, एक्सक्रीशन। हम इन तीनों टर्म्स को काफ़ी डिटेल में जाके एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो बेसिकली होम्योस्टेसिस में हम इन मेजर 3 चीज़ों को, बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन हम मेजर जिस चीज़ को लेते हैं वो क्या है कि इन 3 चीज़ों को हम रेगुलेट रहे हैं। अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो वर्ड थर्मो है उसका मतलब है जी हीट, टेम्परेचर, और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को मेंटेन करना। जब हम अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज तक मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि अगर हमारे बाहर के माहौल में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो हम ऐसी कौन कौन सी रेगुलेटरी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हैं कि हम अपने अंदर के माहौल के टेम्परेचर को बेहतर बना सकें, उसको रेगुलेट कर सकें। तो इस स्ट्रैटेजी को या होम्योस्टेसिस के अंडर आने वाले इस फिनोमेना को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की है, इसमें एक साइड पे हॉट टेम्परेचर के बारे में दिया गया और एक साइड पे कोल्ड वेदर है, कि मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाता है तो हमारी बॉडी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ करती है ताकि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को इस हार्मफुल फ्लक्चुएशन से बचा सकें। सबसे पहले आता है वेज़ोडाइलेशन। वेज़ो लफ्ज़ जो है वो वेसल से निकला है।
डायलेशन का मतलब होता है डायलेट करना, मतलब कि बढ़ा देना, फैला देना, एक्सपैंड करवा देना। ड्यूरिंग अ हॉट वेदर हमारी जो आर्टीरियोल्स होते हैं वो डायलेट करते हैं। अब आपको आर्टीरियोल्स के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जब हमारी आर्टरीज टूटती हैं तो वो आर्टीरियोल्स बनाती हैं जब उनका ब्रेक डाउन होता है। आर्टीरियोल्स का जब ब्रेक डाउन होगा तो कैपिलरीज बनेंगी, कैपिलरीज जब ज्वाइन होंगी तो वेन्यूल्स बनेंगे, और जब वेन्यूल्स ज्वाइन होंगे तो हमारे पास वेन्स बनेंगी। तो अल्टीमेटली जो आर्टीरियोल्स हैं उनका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा है, बट आपको पता है कि सबसे जो थिनेस्ट डायामीटर होता है वो हमारी ब्लड कैपिलरीज का होता है। तो जैसे ही हमारे आर्टीरियोल डायलेट करते हैं तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब ब्लड आर्टीरियोल्स में से प्रेशर में से होता हुआ कैपिलरीज के अंदर आता है तो जो हीट होती है उसको कैपिलरीज में से बाहर की तरफ रिलीज होती है। तो इस तरह से हम अपने अंदर के टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सुडोरिफेरिक ग्लैंड्स कहते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है कि ये बेसिकली इनके थ्रू भी हमारी बॉडी से जो है हीट रिमूव होती है। वो किस तरह से रिमूव होती है कि जब हमें पसीना आता है, जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वहाँ से वाटर और सॉल्ट जो हैं वो दोनों बाहर निकलते हैं। अब वो पसीना जब हमारी स्किन पे आता है तो हवा की वजह से वो जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो एवेपोरेट होते हैं, और ये बात आपको पता है कि एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जहाँ से भी एवेपोरेशन होती है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। तो अक्सर आपने फील किया होगा कि स्वेटिंग के बाद आपको अपनी बॉडी ठंडी महसूस होती है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है पिलो रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन के ऊपर बाल होते हैं वो बेसिकली फ्लैट हो जाते हैं। उनके फ्लैट होने की वजह से क्या होता है, एक छोटी सी बात और मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हमारे जो बाल हैं, जो हेयर्स हैं, वो बेसिकली हमारे पास स्किन के अंदर एक हेयर शैफ्ट होती है। उस हेयर शैफ्ट के अंदर हमारे जो हेयर्स होते हैं ना वो फिक्स हुए होते हैं। हमारी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, यही एज अ स्वेट ग्लैंड्स भी ये काम कर रहे हैं और हवा के एक्सचेंज के लिए भी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली वही जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वहाँ से जैसे ही स्वेट बाहर निकलता है तो हीट लॉस भी होती है वहाँ से। तो जब गर्मियों का मौसम होता है तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, और फ्लैट तब होते हैं ताकि क्या हो कि वो जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो जाएं और मैक्सिमम हीट अंदर से बाहर की तरफ मूव करें। उसके अलावा जो अगला फिनोमिना है उसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग आउट। गर्मियों में हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो और मैक्सिमम हीट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ रिलीज़ हो। अगर हम इसके अगेंस्ट देखें तो जब कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो अगर हॉट में वेजो डायलेशन हो रही है तो यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। हमारे आर्टीरियोल्स जो हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से हीट लॉस नहीं होगा, हीट हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी और हम अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर को मेनटेन कर सकते हैं। फिर सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि ये तो फिनोमेना काफ़ी ज़्यादा होता है कि शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। शिवरिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत स्पीड से हमारे जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनके रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो जनरेट होती है और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे पिलो रिलैक्सेशन हमने पढ़ा था, और यहाँ पे है पिलो इरेक्शन। इसमें क्या होता है कि सर्दियों में आपने नोट किया होगा जब आपको बहुत ठंड लग रही होती है तो आपके जो बाल होते हैं स्किन के वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं, या हम इसको गूज बम्प्स भी कहते हैं कि जब आपको बहुत ठंड लग रही होती है तो आपको फील हुआ होगा कि आपके जो पोर्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, थोड़े ऊपर उभरे हुए आपको नज़र आते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आपके हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और पोर्स के क्लोज होने की वजह से जो हीट होती है वो हमारी स्किन के अंदर ही ट्रैप हो जाती है, वो बाहर मूव नहीं कर सकती, इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं होती। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं। कर्लिंग अप में क्या होता है कि जिस तरह से गर्मियों के सीज़न में हम अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, तो सर्दियों में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमारा कम से कम एक्सपोजर हो इन्वायरमेंट के साथ और हम अपनी हीट को बॉडी के अंदर ही ट्रैप कर सकें और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन कर सकें। तो बेसिकली ये डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो किस तरह से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, और इन केस अगर बाहर माहौल में सर्दियों में लाइक जिस तरह से टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम अपनी बॉडी को किस तरह से वार्म अप कर सकते हैं। तो ये हैं जी वो डिफरेंट फिनोमिनास।
नेक्स्ट है हम यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की है। इसमें अगर आप देखें तो सेंटर में एक पर्सन है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमम है, नॉर्मल है, दिस इज़ 37.6 डिग्री सी। एक साइड पर अगर टेम्परेचर बढ़ गया है, यानी कि जब समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ जाता है 38.9 राउंड अबाउट, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करेंगी, हमें स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग की वजह से कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और वापस नॉर्मल हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा 37.6 डिग्री सी। इट मीन कि हमने ये डिफरेंट अडेप्टेशंस की हैं ताकि हम इस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। और अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो टेम्परेचर अब कम हो चुका है, 37 से 36 पर आ चुका है। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, गूज बम्प्स होंगे, हमारे जो हेयर्स होंगे वो खड़े हो जाएंगे, हाथों और स्किन के बाल जो होते हैं, शिवरिंग कंडीशन होती है, हमारे स्केलेटल मसल कंटिन्यूसली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हीट जनरेट होती है। तो बेसिकली इसकी वजह से भी क्या होगा कि हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ किसके थ्रू रेगुलेट हो रही होती हैं या इनकी रेगुलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी। यहाँ पे आप लोगों ने फील किया होगा कि जब हमें फ़ीवर होता है, बुखार वगैरह होता है, तो बुखार की कंडीशन में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से बहुत बढ़ जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स बेसिकली आपके जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, सेल्सियस में नहीं करते। तो अगर हम बात करते हैं लाइक अगर हमारा टेम्परेचर 37.6 डिग्री सी है तो वो ऑलमोस्ट फ़ारेनहाइट में बनेगा 98 या 99 के राउंड अबाउट बनता है। तो जब हमें बुखार होता है तो हमारा टेम्परेचर वो आपको बताते हैं 100 डिग्री सी 100 फ़ारेनहाइट है या 101 है या 102 है। बेसिकली वो हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताते हैं। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब उसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारे एंजाइम जो हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक देखिए, अगर आपका टेम्परेचर 101 है या 100 है, बुखार आपको है, तो आप मतलब आपकी जो बॉडी है वो काम तो कर रही है, सही तरीके से नहीं हो पा रहा लेकिन वर्किंग हो रही है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन अगर टेम्परेचर 102 पे चला जाता है, 103 पे चला जाता है, तो आपको पता है कि ये इतना सीवियर टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है कि इसमें पर्सन की डेथ का भी खतरा होता है 103 पे, ऑलमोस्ट 104 पे। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो अंदर का जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी बॉडी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं कर पा रही होती, तो उस टाइम पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, वो काम नहीं प्रॉपरली कर रहे होते, तो हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो रहे होते। आपको बुखार में भूख नहीं लगती, आपको किसी चीज़ का टेस्ट फील नहीं हो रहा होता, तो इसीलिए डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप नॉर्मल ग़िज़ा खाएँ ताकि आपका जो स्टमक वगैरह है वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो इस तरह से बेसिकली जब हमें बुखार होता है तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है तो इन दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इनको रेगुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ करनी पड़ती हैं। लाइक जैसे फ़ीवर में हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी थर्मो रेगुलेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में फिनोमेना थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि बर्ड्स गर्मियों में क्या और सर्दियों में किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर राइजेस। अगर तो माहौल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो बर्ड्स क्या करते हैं, सबसे पहले बर्ड्स करते हैं पैंटिंग का फिनोमेना। ये एक न्यू टर्म होगी आपके लिए, पैंटिंग क्या होती है। पैंटिंग के दौरान जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी बीक को फुल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, अपनी चोंच को खोल लेते हैं। जब वो अपनी बीक को पूरा खोलते हैं तो बाहर से ठंडी हवा उनके अंदर जाती है, और जब वो उस हवा को बाहर रिलीज़ करते हैं, मतलब कि जब वो रिस्पायर कर रहे होते हैं, जब वो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जब वो एक्सहेलेशन करते हैं, जब हवा बाहर जाती है तो उस हवा के साथ मैक्सिमम हीट भी उनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाती है। इसको हम कहते हैं पैंटिंग का फिनोमेना। आपने अक्सर ये पैंटिंग का फिनोमेना डॉग्स में देखा होगा कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो डॉग्स होते हैं वो अपनी ज़बान को बाहर निकाल लेते हैं और उनके स्लाइवा जो है वो उनकी ज़बान से गिर रहा होता है, और जब उसके ऊपर से हवा गुजरती है तो वो जो वाटर होता है वो वहाँ से एवापोरेट होता है, तो उसकी वजह से बेसिकली हीट लॉस भी होती है और उनको कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है। तो इस फिनोमेना को हम पैंटिंग कहते हैं, जो बर्ड्स भी करते हैं और अक्सर आपने डॉग्स में देखा होगा। और अगर टेम्परेचर गिर गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, इस दौरान जो बर्ड्स हैं
वो अपनी फर के अंदर अपने फीट को कवर कर लेते हैं और कूलिंग इफेक्ट से बचाते हैं, मतलब जो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी टेम्परेचर लॉस है या जो टेम्परेचर कम हो चुका है अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो उसमें जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूड को इनटेक करते हैं, ज़्यादा फूड को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि ये जो कुछ स्पीशीज़ इनमें इवन इस तरह की भी हैं कि जो अपने वेट का 20% जो है अगर हम उसको देखें तो ये पर डे खा रही होती हैं। इट मीन कि ये मैक्सिमम फूड को यूज़ करती हैं और अपने मेटाबॉलिक रेट को, क्योंकि जितनी ज़्यादा डाइजेशन होगी मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा बढ़ता है, तो ये अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं ताकि, और मेटाबॉलिक रेट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को सर्दियों में मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम ऑस्मो रेगुलेशन पे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट। ऑस्मो का मतलब है वाटर एंड सोल्यूट, रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना। जब हम अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर में इंटरनल कंडीशन में या इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ये एनिमल्स और प्लांट्स को तकरीबन बहुत वाइड रेंज तक डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स में रहने के काबिल बनाता है। अब ये बात आपको पता है कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं मरीन वाटर फिशेस की, तो वहाँ पे क्या है कि मरीन वाटर में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो अपने आप को अडेप्टिव बनाती हैं उस वाटर के हिसाब से। फ्रेश वाटर में आ जाएं तो सॉल्ट का कंटेंट कम होता है, तो जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो उसी चीज़ के लिए अपने अंदर अडेप्टेशंस लेकर आती हैं। अब एक मरीन वाटर फिश ना तो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकती है और ना ही एक फ्रेश वाटर फिश मरीन वाटर में सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि सोल्यूट का कॉन्टेंट यानी कि सॉल्ट का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब हम अपनी बॉडी के इंटरनल वाटर और सोल्यूट्स को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इस कंडीशन को जी हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में आप देखें यहाँ पे मैंने एक बड़ी अच्छी पिक्चर ऐड की है। अगर आप इसको देखें, ये एक साइकिल दिया गया है, दो कंडीशंस हैं। अगर आप लोग इस कंडीशन की तरफ देखें जहाँ पे वाटर का कंटेंट हाई है, राइट साइड पे बेसिकली हाई वाटर कंटेंट दिखाया गया है और लो साइड पे जो वाटर कंटेंट है वो लो दिखाया गया है, कम दिखाया गया है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ़्ट साइड पे वाटर कंटेंट काफ़ी लो है। जैसे ही वाटर कंटेंट लो होता है तो ये मैसेज हमारे ब्रेन को मिलता है। ब्रेन के जिस एरिया को मिलता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और वहाँ पे हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे बेस में एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये आपने मैट्रिक में भी आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ के आए होंगे। इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हाइपोथैलेमस के नीचे मौजूद होता है और ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं ADH। ADH की जो फुल फॉर्म है वो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मैं रिपीट कर रही हूँ, ADH की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब हमारा ब्रेन रिलीज़ करता है तो ये हार्मोन डायरेक्टली जाकर हमारी, क्योंकि ये ब्लड के अंदर रिलीज़ होता है, तो ये ब्लड जैसे ही हमारी किडनीज़ के पास जाता है तो ये हार्मोन किडनीज़ को जाकर एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पे एक फिनोमेना होता है। और वो फिनोमेना ये होता है कि बेसिकली हमारी किडनीज़ क्या करती हैं, हमारे यूरिन में से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, पानी ले लेती हैं हमारे यूरिन में से और वो सारे का सारा पानी हमारी बॉडी को दे देती हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो जाएगी, सोल्यूट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा यूरिन कॉन्सनट्रेटेड हो जाता है और इस तरह से बॉडी को पानी वापस देकर हम अपनी बॉडी के जो वाटर कॉन्टेंट है उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं या नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पे आ जाएं, जब वाटर कंटेंट हाई हो जाता है, जब हम टू मच पानी जो है वो इनटेक कर लेते हैं, वाटर कंटेंट हाई हो जाता है, तो उस टाइम यही मैसेज सेम हमारे ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होते हैं जो कि पहले उसने ADH की अमाउंट को बढ़ा दिया था, अब वो ADH की अमाउंट को लेस कर देंगे, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की अमाउंट को, उसके रिलीज़ को कम कर देंगे। ऑब्वियसली जब ये रिलीज़ नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिलीज़ बहुत लो अमाउंट में होगा, तो उसकी वजह से जो किडनीज़ हैं हमारी वो क्या करेंगी कि वाटर को लेस रीअब्सॉर्ब करेंगी, बॉडी को दोबारा रीअब्सॉर्ब करके कम देंगी, जिसकी वजह से हमारे यूरिन के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और हमारा यूरिन क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। इसीलिए कहते हैं कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जैसे कि अभी रमज़ान है, रोज़े की वजह से हमारा वाटर इंटेक इतना ज़्यादा नहीं होता, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से आपने नोट किया होगा कि यूरिन का जो कलर होता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है अगर आप पानी कम कंज्यूम कर
रहे होते हैं, क्योंकि जो यूरिन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उसकी एसिडिक नेचर बढ़ जाती है और यूरिन को रिलीज़ करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप वाटर इनटेक को बढ़ाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि आपकी जो किडनीज़ हैं वो आपकी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहे और आपका यूरिन भी डाइल्यूटेड हो। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है, एक फिनोमेना होता है कि किस तरह से बॉडी ने वाटर कंटेंट को बॉडी में नॉर्मलाइज रखा है। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत बड़ा रोल हमारे ब्रेन का होता है कि वो रिलीज़ कर रहा होता है ADH हार्मोन को, और यही ADH हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो वो किडनी से पानी रीअब्जॉर्ब करवा लेगा, और अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो किडनीज़ में से पानी को रिलीज़ करवा देगा। तो रीअब्जॉर्ब और रिलीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना। रीअब्जॉर्ब का मतलब होता है किडनी से लेकर वापस बॉडी को देना, और अगर हम लोग बात करते हैं रिलीज़ होने का, तो इसका मतलब ये है कि जो किडनीज़ होती हैं वो हमारे यूरिन के साथ ही उस वाटर को रिलीज़ कर देती हैं। नेक्स्ट है जी हम एक्सक्रीशन की तरफ। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूव होना, इलिमिनेट होना मेटाबॉलिक वेस्ट का। मेटाबॉलिक वेस्ट ज़रूरी नहीं है, अगर हम देखें तो हम मतलब आपके माइंड में ये आता होगा कि वेस्ट मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट ही हो सकता है। हमारी बॉडी में और भी बहुत से वेस्ट हैं जो कि डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस के एंड पे बनते हैं। जब हम रिस्पायर करते हैं तो क्या वेस्ट होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाइल की, तो बाइल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए जो लिवर बनाता है। तो वो जो बाइल है वो भी क्या है, यूज़ होने के बाद एट द एंड वो क्या बन जाती है, हमारे वेस्ट का हिस्सा बन जाती है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स जिनकी डेथ हो जाती है, लाइक जैसे हम पढ़ते हैं कि RBCs का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ है। हर 120 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाती है और नए सेल्स बन जाते हैं। तो वो RBCs भी बेसिकली क्या हैं, वो भी हमारे पास हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो नाइट्रोजनस वेस्ट ही होगा उसी को हम उसमें कंसिडर करते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिसमें ज़्यादा हमारा जो मेन एम्फोसिस होता है, मेन फोकस होता है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट पे होता है। तो जब हम इन वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो इसको हम कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज एक्सक्रीशन। इसका जो रिमूवल है वो वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कितनी अमाउंट में पानी मौजूद है तो उस ऑर्गेनिज्म ने किस फॉर्म में अपने वेस्ट को रिलीज़ करना है। ऑर्गेनिज्म तीन फॉर्म्स में अपने वेस्ट को रिलीज़ करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया है, कुछ का यूरिया है और कुछ का यूरिक एसिड है। तो बॉडी से एलिमिनेट कर देना मेटाबॉलिक वेस्ट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीट। अगर आप देखें यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो नाइट्रोजनस वेस्ट में आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिशेस की एग्जांपल कोट किया। बेसिकली जो फिशेस हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑब्वियसली वाटर बॉडी है तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो ये जो रिलीज़ करती हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट उसको हम कहते हैं अमोनिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको ह्यूमन बीइंग्स तो एटलीस्ट अपनी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जो अमोनिया होता है इसको रिलीज़ करती हैं फिशेस। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो 1 ग्राम अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ऑलमोस्ट 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ऑलमोस्ट 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया जो है ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें हम ज़्यादातर मैमल्स की बात करते हैं, एम्फीबियंस की बात करते हैं, शार्क्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो वाटर मिलता है वो बड़े कैलकुलेटेड अमाउंट में मिल रहा होता है। तो हम अपने बॉडी के जो वाटर होता है उसको वेस्ट को रिलीज़ करने के ऊपर ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम अमोनिया को सबसे पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया की डीएमिनेशन होती है और वो हमारा लिवर करवा रहा होता है। तो बेसिकली इसको सबसे पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यूरिया को बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। और यूरिया के 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और अगर हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो अगर हम उन ऑर्गेनिजम्स पे आ जाते हैं लाइक जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स या स्नेल्स वगैरह, तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास वाटर कंटेंट ना होने के बराबर होता है। तो ये ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। और अगर आप यूरिक एसिड को देखें तो इसके 1 ग्राम को रिलीज़ करने के लिए ऑलमोस्ट जो ये ऑर्गेनिज्म है ये 1 ml वाटर को इस्तेमाल करते हैं, ओनली 1 ml वाटर।
क्योंकि इनके पास वाटर कंटेंट ऑलरेडी इतना लो है, तो ये अपनी बॉडी में वाटर कंटेंट को जो है वो सेव रखते हैं और बहुत कम पानी को अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिलीज़ करने में इस्तेमाल करते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए, तो ये एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं। यूरिया को रिलीज़ करने के लिए कम पानी चाहिए, तो ये जो हमारे जिस तरह से मैमल्स, एम्फीबियंस वगैरह ये यूरिया रिलीज़ करते हैं, जबकि यूरिक एसिड वो ऑर्गेनिजम्स रिलीज़ करते हैं जिनके पास वाटर कंटेंट बहुत ही लो होता है, तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, यूरिक एसिड। और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि हम क्यों एक्सक्रीट करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, हमें क्यों एक्सक्रीट करना पड़ता है और ये क्यों ज़रूरी है। ये बात आपको पता है कि ये तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये टॉक्सिक वेस्ट हैं। अगर हम इनको बहुत लंबे अरसे तक हमारी बॉडी इनको सेव रखती है, रिलीज़ नहीं करती, तो इसकी वजह से डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं। आपने ये बात सुनी होगी कि जो कॉन्स्टिपेशन है अगर बहुत लंबे अरसे तक लाइक 4 to 5 days या 6 days तक रहे तो उस पर्सन की डेथ का ख़तरा होता है, क्योंकि ये जो जितने भी ये टॉक्सिक वेस्ट हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मफुल टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं हमारी जो रेक्टम का पोर्शन होता है वहाँ पर, क्योंकि ये वहीं पर सेव रहते हैं। तो इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको एलिमिनेट नहीं करते तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट तरह की टॉक्सिसिटी को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस कॉज होते हैं। और अगर बहुत लंबे अरसे तक या बहुत प्रोलॉन्ग ये इन्फेक्शन रहे तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जो कि है वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि आप सिर्फ इस चीज़ में किडनीज़ को कंसिडर मत करें, या फिर आप इसके अंदर हमारे जो एनल पोर्शन होता है उसको ही कंसिडर मत करें। बेसिकली हमारे पास बहुत से और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, जैसे कि जो हमारी स्किन है वो एक्सेस अमाउंट में स्वेटिंग के थ्रू सॉल्ट्स को रिलीज़ करती है, वाटर को रिलीज़ करती है, और इसके अंदर यूरिया होता है हमारे स्वेट के अंदर। अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो CO2 रिलीज़ हो रही होती है, वाटर वेपर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं। अगर हम हमारे लिवर की बात करते हैं तो ये बात आपको पता है कि लिवर हमारा बाइल पिगमेंट को बना रहा होता है, तो ये हमारे फीसिस के थ्रू जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, इंटेस्टाइन में आ रही होती है बेसिकली, और वहाँ से हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाइल के बारे में कि अगर बाइल का कॉन्टेंट हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो इसकी वजह से जॉर्डिस हो जाता है, जिसको हम यकान कहते हैं। तो बेसिकली इस बाइल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना, आफ्टर यूज़ इस बाइल को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना हमारे पास ज़रूरी है। और अगर हम किडनीज़ की बात करें तो किडनीज़ भी जो है वो यूरिया, एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट को रिलीज़ कर रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो बेसिकली स्वेटिंग की फॉर्म में भी हम अपने वेस्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, एयर की फॉर्म में भी रिलीज़ कर रहे हैं, जो बॉडी के हार्ड फीसेस होते हैं उसकी फॉर्म में भी हम बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं, और जो लिक्विड वेस्ट होता है जिसको हम यूरिन कहते हैं उसकी फॉर्म में भी हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो बेसिक 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन, हमारे लंग्स, हमारा लिवर एंड हमारी किडनीज़। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि कौन से इस तरह के इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं या आपके MD कैट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मतलब आपके एंट्री टेस्ट के लिए। तो सबसे पहला जो MCQ है वो है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी बाहर के इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी चेंज से, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी होम्योस्टेसिस। कि होम्योस्टेसिस वो फिनोमेना है जिसमें एक एनिमल अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ द होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट इन ह्यूमन, कि बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि होम्योस्टेसिस को, इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पे मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि ऐसा कौन सा बेसिक फीचर है जो कि बेसिकली हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा होता है या उसको सेंस कर रहा होता है। तो वो है जी हमारे ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपके MD कैट का और रावलपिंडी बोर्ड का। लास्ट पे यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन होम्योस्टेसिस। आपने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में आपने बताना है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर की बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपने काफ़ी अच्छे से देख लेना है। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, काफ़ी आपकी इस सपोर्ट की वजह से काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ताकि ये काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।